ओके, तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे पावर उसके एंगल की, तो cos थीटा जो हमें दिया हुआ है वो है 0.8। ठीक है, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू cos यस इनवर्स सर। 0.8। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू यस सर। यहाँ पर हम रखेंगे और उस एंगल को हम फिर दोबारा साइन करके जो भी वैल्यू आएगी वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं? जिस तरह मतलब ये फॉर सपोज ये एंगल मैं ले लेता हूँ, ये एंगल है सपोज कर, तो इसका होगा यहाँ पे cos इनवर्स और ये हो जाएगा 0.8। तो ये होगी हमारी चीजें इसमें। ठीक, तो इसी तरीके से हम ये निकालेंगे। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया? टोटल पावर हमारा है 2000 VA, उसमें से 1600 कन्वर्ट कर रहा है उसमें, बाकी 1200 एज ए सिस्टम के में सर्कुलेट कर रहा है, लिखा हुआ है ना। रिएक्टिव पावर इज 1200 VAR एंड डज नॉट डू यूजफुल वर्क, मतलब इससे कोई भी हमारा यूजफुल वर्क नहीं होता, ना ये कंज्यूम ही नहीं होता, ये सिर्फ इट merely flows into and out of the circuit periodically, ये सिस्टम में घूमता रहता है। और इनफैक्ट reactive power is a liability on the source because the source has to supply the additional current, और इसकी वजह से उनको एडिशनल करंट आपको देना पड़ता है सप्लायर को, और यही वजह है कि उनके कंडक्टर की साइज भी बड़ी हो जाती है। मतलब आपका घर में इक्विपमेंट अभी भी मिसाल कंज्यूम कर रहे हैं रियल पावर 1 वाट का, मगर जो कि क्योंकि आपका जो 1 वाट की वजह से जो दो मिसालों के VAR जो आपने लिए हुए हैं सिस्टम में, जो सर्किट में घूम रहा है, तो वो होने की वजह से सप्लायर को वो आपको सप्लाई करना पड़ता है, और जब सप्लायर को सप्लाई करना पड़ता है तो उसके लिए कंडक्टर साइज भी मतलब 1 वाट के लिए फॉर सपोज 1 एम्पेयर चाहिए था, इसके लिए तो फिर एडिशनल करंट और भी चाहिए होगा ना। तो जैसे करंट की ज्यादा होगा तो कंडक्टर की साइज बढ़ जाएगी, और यही वजह है। और हमारी मीटरिंग जो होती है वो भी करंट के थ्रू ही होती है, तो हमारे पास वोल्टेज करंट भी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा होगा और एक्चुअली में हमारा वो कंज्यूम भी नहीं हो रहा होगा, तो ये हमारे पास इस तरह बिल बढ़ा देता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसके बराबर, पावर सिंगल फेज सप्लाई कितना होता है, वी पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा। इसमें से आई वोल्टेज, आई को अलग करें, वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखें, तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू पी अपॉन, सिर्फ आई इधर रखा, बाकी तीन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड में लेके गए, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, और थ्री फेज में फिर P इज इक्वल टू अंडर रूट 3 V इंटू वी एल इंटू आई एल कॉस थीटा, और फिर हमारे पास अंडर वी एल फॉर लाइन वोल्टेज। ठीक है, और लाइन करंट। अच्छा, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फॉर अ फिक्स्ड पावर एंड वोल्टेज द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर नोट करें cos थीटा जो पावर फैक्टर है वो किस में डिवाइड में, मतलब इनका इनवर्स रिलेशन, अगर ये आपके पास पावर जो पावर फैक्टर जो मतलब अगर ये वैल्यू कम आएगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और अगर करंट कम होगा तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है आपके पास जो करंट को मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए ये वैल्यू 1 हो, ताकि आई इज इक्वल टू बन जाए पी ओवर वी, वरना जो भी फैक्टर डिवाइड में होगा तो वो आपके पास, क्योंकि वैल्यू जो है वो है 0 से लेके 1 के दरमियान, और लेस देन 1 मतलब जो भी हम डिवाइड में करते हैं वो वैल्यू बढ़ा देता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल दो, ये 5 है और डिवाइडेड बाय मैं इसको 0.5 करूंगा तो ये हो जाएंगे 10। वैसे तो डिवाइड आपका
कम करता है, मगर जब आप लेस देन 0 कोई चीज डिवाइड करते हैं तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और ये इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस तरह लोअर पावर फैक्टर इंडिकेट करता है हायर इज द लोड करंट एंड हायर पावर फैक्टर, मतलब और हायर पावर फैक्टर का मतलब है लोअर करंट लोड। तो जैसे ही पावर फैक्टर बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा, पावर फैक्टर कम होगा, करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने का मतलब है आपके पास मीटर में रीडिंग बढ़ जाएगी और आपका बिल ज्यादा आएगा, जो कि एक्चुअल में आपने कंज्यूम भी नहीं किया, उसका देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, वही लिखी हुई हैं। अच्छा, ये पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी रिजल्ट्स इन फॉलोइंग एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। कौन कौन से? हायर करंट रिक्वायर्स लार्जर केबल। तो मैंने आपको कहा कि करंट जब ज्यादा होगा तो करंट की रिक्वायरमेंट, वो आपके कंडक्टर केबल्स की साइज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा स्विच गियर्स, ट्रांसफार्मर्स, अल्टरनेटर्स, इन सब की जो केबलिंग और साइजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। मतलब जहाँ पे आपका मिसाल तौर पावर एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है 100 वाट का, मगर बाकी जो मिसाल 100 VAR आपका वहां पे रिएक्टिव पावर यूज हो रहा है, तो आपको जो ट्रांसफार्मर हो वो भी इन दोनों को उसको कंपनसेट करना होगा, तो उसकी साइज भी बढ़ जाएगी। अब इसके बारे फॉर सपोज जो 100 वाट आपकी रिक्वायरमेंट थी और 10 VAR होगा, तो यहाँ पर आपको कम साइज का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है। अच्छा, इस तरह कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंक्रीज, मतलब जितना इक्विपमेंट बड़ा लगेगा, जितना ज्यादा होगा, या ट्रांसफार्मर ज्यादा बड़ा लगेगा तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। केबल जितनी ज्यादा बड़ी लगाएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, केबल का अपना वो इकोनॉमिकली कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, जैसे हम अगर मिसाल तो एक वायर लें, पतली सी सिंपल सी लें, तो उसकी प्राइस कम होगी। अगर इसके बरक्स सपोज वो एक अच्छी खासी मोटी तार ले लें जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा ही होगी, उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस ये एक इकोनॉमिकल, जो दिस इज अन इकोनॉमिकल फ्रॉम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सप्लायर तो हमेशा यही करेगा ना, उसका कम से कम खर्चा हो। तो एक तो ये होगा। Higher currents give rise to high copper losses in the system and therefore efficiency of the system is reduced. पावर फैक्टर कम होने की वजह से करंट ज्यादा हो जाता है, और जब करंट ज्यादा होता है एक आपके पास कंडक्टर में, तो करंट कंडक्टर में जो है आपके पास लॉसेस बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास जो I²R जो लॉसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? वो डिपेंड करते हैं करंट पे। जो लॉसेस का जो मेन कंसर्न जो होता है ना, वो होता है करंट पे। करंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो लॉसेस भी ज्यादा होंगे। लॉसेस ज्यादा होने का मतलब है सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। मतलब ये एक और इकोनॉमिकली नुकसान। आप जो 100 वाट दे रहे थे वो अब एक्चुअली 90 वाट, जहाँ तक सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन होने की वजह से 90 वाट से वहां पे यूजर तक पहुंच रहा है, मतलब आपको 90 वाट का आपको बिल मिल रहा है। तो ये भी एक नुकसान है। मतलब एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा लगाए, साथ ही साथ सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो ये भी, तो इस वजह से भी लोअर पावर फैक्टर को नुकसान है। अच्छा, हायर करंट प्रोड्यूस larger voltage drop in cables and other apparatus. This results in poor voltage regulation. Voltage regulation is defined as the change in voltage between no load and full load condition. ठीक है, to keep consumer voltage within the prescribed limit, the cost of the equipment compensating the voltage drop increases. अच्छा, अब जब करंट हायर हो जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी केबल्स में चेंजेस ज्यादा आने लगती हैं, तो इससे आपके पास जो पावर क्वालिटी है वो उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। वोल्टेज जो रेगुलेशन है वो खराब होती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि मिसाल दो आपको 220 ही चाहिए, नो लोड पे और फुल लोड पे, मगर इसमें फिर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है अगर लो पावर फैक्टर होता है। तो ये वोल्टेज की रेगुलेशन में या बहुत की पावर क्वालिटी में कम कर देता है, तो ये भी एक नुकसान होता है। तो ये इतने सारे हैं डिसएडवांटेज सिर्फ पावर फैक्टर लो होने की वजह से। आपके किसी के जहन में सवाल आया कि भाई अगर इतने ज्यादा नुकसान है तो फिर तो सोचना चाहिए कि इस चीज को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए?
या नहीं? हेलो? सर इसके एडवांटेजेस भी सर होंगे ना इसके? पावर फैक्टर लो होने के कोई एडवांटेजेस नहीं है, या अलबत्ता बस रिएक्टिव पावर है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी कोई एप्लीकेशन ही ऐसी हो, कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपको रिएक्टिव पावर ही चाहिए, तो वो अलग बात, मगर उसकी भी जरूरत नहीं होती, वो हमेशा कंज्यूम ही नहीं होता। ये तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, यही हमेशा एक कोशिश होती है कि पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो। लो होने का जी मतलब सर। है आप अपने सिस्टम पे बर्डन बढ़ा रहे हैं, मतलब आप सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन कर रहे हैं, आपको कम पावर भी ले रहे हैं, मगर साथ ही साथ रिएक्टिव पावर होने की वजह से आपके पास है वो बिल भी ज्यादा आ रहा है। तो इंडस्ट्रीज में क्योंकि हेवी लोड्स लगे होते हैं ना, तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपके पास बड़े बड़े मोटर इंडक्टिव लोड बहुत बड़े होते हैं, आर्क बॉयलर वगैरह इस तरह की जो चीजें होती है ना, इंडक्टिव लोड बहुत होते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर बहुत नीचे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है ऐसे सिनेरियो में, उनका फिर बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, और ऑलरेडी कमर्शियल यूनिट्स तो महंगे हैं, तो फिर उनको बहुत नुकसान होता है। फिर इसका एक हल होता है कि आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। ठीक है, जिसको हम एक नाम जी दिया सर। जाता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। और वन ऑफ द क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट ये इस सेंस में भी है कि इस पे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, और इंडस्ट्रीज में इस चीज को मतलब पूरा गौर मद्देनजर रखा जाता है। और ये पाकिस्तान में मुझे नहीं आया, मगर बाहर ममालिक में ये एक खास लेवल होता है, उससे आपका अगर डाउन हो जाएगा ना वो पावर फैक्टर, तो फिर उसकी पेनल्टीज भी लगती हैं, और फिर इसको रिएक्टिव पावर की फिर प्राइसेस वगैरह भी अलग होती हैं। पूरा एक इकोनॉमिकल बिलिंग सिस्टम में ये पावर फैक्टर का एक पूरा एक अलग ही कैलकुलेशन वगैरह और सिस्टम होता है। ओवरऑल मतलब हर लिहाज से आपको इकोनॉमिकल लॉसेस ही होते हैं, मतलब बिल भी ज्यादा दे रहे हैं, पावर कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, मतलब अगर डीसी सिस्टम हो तो उसमें ये पावर फैक्टर की गेम ही नहीं होती। ठीक है, क्यों? एसी में साइन और जो वोल्टेज और करंट के जो वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स बनती है ना, और वेव्स में जो फेज डिफरेंस आता है, उसकी वजह से तो पावर फैक्टर क्रिएट हो रहा है। अगर वो आपके पास डीसी होगा तो उसमें तो वेव बनती नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, स्ट्रेट लाइन जब होती है तो पावर फैक्टर की क्रिएशन ही नहीं होती, मतलब वो गेम ही नहीं आती पावर फैक्टर वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू सेपरेट थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिलीवर्स the same amount of power 10,000 watt. System 1 has a power factor of 0.6 while the system 2 has a power factor of 0.85. Determine the current drawn by each system. भाई ये माइक माइक खोल दिया आपने। Sorry? जी उज़ैर और जुबैर। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको एक चीज को वाज़ेह डिफरेंस दिखाने के लिए ये क्वेश्चन है कि एक दो सिस्टम्स हैं, मतलब एक का पावर फैक्टर 0.6 है और एक दूसरे का पावर फैक्टर 0.85 है। अब इन दोनों सिस्टम्स में से आपको दोनों का करंट निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह डिफरेंस आता है। तो सिस्टम 1 है, इसका पावर भी 3000 है। पहले तो हम निकालते हैं, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है तो पर फेज लाइन वोल्टेज और वो पर फेज के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा √3 VL/IL और cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्या है 0.6, तो v हमारे पास v इंटू आई किसके बराबर है? मतलब ये पावर, आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? हाँ या ना का जवाब दें। जी सर। यस सर। ठीक है, ये इस तरह इक्वेशन है ना, v आई इंटू cos थीटा। सिंपल सी बात है, जब आई निकालना होता है तो मैं जो p डिवाइडेड बाय जो ये फैक्टर थे ना v और cos थीटा को यहाँ पे डिवाइड में कर दूंगा,
तो P की वैल्यू है 10,000, तो वो 10,000 यहाँ पे लिखी, डिवाइडेड बाय जो आपके पास जो भी V की वैल्यू है वो पुट करेंगे असल में, ठीक है। तो V नहीं है, हमारे पास पावर ही दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हम वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि V यहाँ पर 3 फेज है, 3 फेज में एक जनरल फैक्टर यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो हमें दिए हुए हैं वो है आपके पास 440.6 करके हमने निकाला, तो हमारे पास जो लाइन करंट आया वो आया है आपका अल्लाह भला करे 21.87 एम्पियर। यही सेम सिस्टम, सिर्फ इसका पावर फैक्टर आपने 0.85 रखा है, तो ये करंट आया है 15 एम्पियर। और मैंने आपको क्या कहा था, हालांकि आपके पास दोनों में पावर एक ही है, मगर ये 21 एम्पियर ले रहा है और ये सिस्टम 15 एम्पियर ले रहा है। और आपके पास जो वोल्टेज जो बिलिंग होती है ना वो एम्पियर्स पे होती है, मतलब जितने एम्पियर्स आप जितने टाइम के लिए यूज करेंगे तो उस हिसाब से आपकी बिलिंग होती है। तो आपको इसमें बिल ज्यादा आएगा और इसमें कम आएगा। आई बात समझ में? जी सर। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था कि एक ही सिस्टम है, सब पावर भी सेम है, 3 फेज है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पावर फैक्टर इम्प्रूव मतलब चेंज होने की वजह से किस तरह करंट में कमी आई है। ये 21 एम्पियर से एकदम 6 एम्पियर आपका वोल्टेज करंट कम हो गया है। मतलब यहाँ पर आप मिसाल लो यही सेम पावर कंज्यूम कर रहे हैं 10,000 वाट, तो आपको यहाँ पे ज्यादा बड़ी लाइन के बिल चाहिए, यहाँ पे उससे कम के बिल से भी काम चल जाएगा क्योंकि इतनी करंट उससे कम है। तो करंट रेटिंग के हिसाब से तो केबल की साइजिंग होती है। ये भी हमारा लेक्चर से इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि भाई इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो पहले आते हैं कि इम्प्रूव करने के फायदे क्या हैं। तो फॉर कंज्यूमर्स जो होता है घर, जनरली घर में कंज्यूमर इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल हो या आपके पास रेजिडेंशियल हो, जो भी कंज्यूमर हो, कंज्यूमर हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर हिज मैक्सिमम डिमांड इन केवीएस प्लस यूनिट कंज्यूम्ड। मतलब आप जितना केवीए यूज करते हैं, जितना भी आप रिएक्टिव पावर यूज करते हैं, प्लस आप जो यूनिट कंज्यूम करते हैं उन पे उनकी आपको देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। If the consumer improves the power factor, then there is a reduction in his maximum kVA demand, and consequently there will be an annual saving due to the maximum demand charges. मतलब ये कि अगर आप अपना पावर फैक्टर इंप्रूव कर देते हैं तो आपकी जो केवीए जो रेटिंग है, जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से क्या फायदा होगा, आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा, एक सेविंग हो जाएगी। जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा क्या है, जनरेशन इज मच कंसर्न विद पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एज द consumer. The generators in a power station are rated in kVA, but the useful output depends on kW station. As station output is kW is equal to kVA into cos theta, the greater the power factor of the generation, the higher the kWh it delivers to the system. Hence, improve power system because the earning of capacity of the power system. जनरेशन साइड के लिए क्या होता है कि आप जितना आपका जो एक्चुअली जो नंबर ऑफ यूनिट जो बिजली जनरेट कर रहे होते हैं वो तो रियल पावर होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है वो तो आप उसको वो यूनिट्स में नहीं होता ना, वो तो उसकी कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से जो आप अगर लो पावर फैक्टर होगा जनरेशन साइड में, तो आपकी जो कंज्यूमेबल एनर्जी है जो जनरेटर जनरेट कर रहा होगा वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उसका मतलब है आपका जो पैसा जाया, मतलब जो कमा सकते थे वो कमाएंगे नहीं। इसका मतलब यूं ले लें, मैं आगे इसको, कि एक जनरेटर है जिसका पावर फैक्टर है 1, आइडियली तो नहीं होता, मैं सपोज कर रहा हूँ। तो अब वो समझोगे 1000 जो है ना यूनिट जनरेट कर रहा है, अगर इसी के जगह आपको वही सेम जनरेटर अगर 0.5 पावर फैक्टर पे मिसाल लो चल रहा हो, तो वो समझोगे 700 यूनिट जनरेट करेगा। तो ये 300 यूनिट जो रिडक्शन हो, ये सिर्फ पावर फैक्टर के रिडक्शन की वजह से ये तो नुकसान हुआ था, वरना 300 यूनिट्स की जो प्राइस है वो आपको मिलेगी नहीं, फिजूल में, सिर्फ एक पावर फैक्टर इंप्रूव ना होने की वजह से। तो इस वजह से जो जनरेशन के पर्सपेक्टिव से भी नुकसान है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी नुकसान है, कोई बेनिफिट किसको भी नहीं है इसका। ठीक है मुबशिर?
जी सर। ओके, मोहम्मद जुबैर। हाँ, यस सर। अब पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। वो कैसे? यस सर। वो ये है कि हमने पढ़ा था कि अब जो इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है वो ये, हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास जो रेजिस्टिव लोड होता है उसका वोल्टेज और उसका करंट ये इन फेज होते हैं, ऐसे ही था। मतलब इन दोनों के, जी सर। और कैपेसिटिव जो लोड होता है उसमें आपके पास ये जो करंट होता है उसकी कुछ ना कुछ एंगल होती है, और इंडक्टिव जो होता है उसकी भी जो आपके पास जो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपका हो गया इंडक्टिव, उसका भी एक एंगल होती है, मगर वो लैगिंग में होता है और करंट कैपेसिटर में लीडिंग में होता है। अब इसका मतलब है अगर मेरे पास पावर फैक्टर है तो पावर फैक्टर का या तो लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, ऐसे ही होगा ना। इंडक्टिव है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो उसका मतलब है अगर, और कैपेसिटर जहां पर मेरे पास कैपेसिटर का लीडिंग में होता है, तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि जहाँ पे चीज नेगेटिव में हो उसको न्यूट्रलाइज करनी हो तो हम पॉजिटिव कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं कि अगर इंडक्टिव लोड की वजह से आपके पास करंट जो है लेगिंग में है, ठीक है, और इन कैपेसिटर की वजह से आपके पास लीडिंग में आ जाता है, तो हम क्यों ना ऐसे करें कि जहाँ पे आपके पास इंडक्टर्स हो वहां पे कैपेसिटर्स भी किसी तरीके से लगा दें, तो वो हमारा जो इंडक्ट की वजह से लैगिंग था, और कैपेसिटर्स की वैल्यू हम इस तरह डिसाइड करें कि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसको हम कहेंगे जी सर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास इंडक्टिव है ना, ये जो अभी ये वाला सेक्शन इंडक्टिव वाला, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कैपेसिटर कुछ ना कुछ, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके ये करंट इनके दरमियान एंगल और भी कम हो गई, यहाँ पे कहीं आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आया कैपेसिटर की वजह से, तो ये कहलाएंगे हमारा जो है ना पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए अगर इंडक्टिव लेगिंग पावर फैक्टर हो तो हम कैपेसिटिव बैंक लगाते हैं। और ये टर्म आपने यकीनन सुने होंगे, कैपेसिटिव बैंक। इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कैपेसिटिव बैंक होते हैं, वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उनका जो रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके। ये बात समझ में आई या नहीं? जी सर। क्या समझ में आया? सो जो आपने बताया कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो सर हाँ, इसमें आपने बताया था कि कैपेसिटर जो सर के लैगिंग में होता है और जो है सर इंडक्टर जो होता है लैगिंग में होता है। सर इसको हम जो है नेगेटिव चीज को सर कन्वर्ट करते हैं सर पॉजिटिव में। नेगेटिव मतलब वो तो मैं सिर्फ समझा रहा था नेगेटिव को पॉजिटिव में, आप पता नहीं क्या चीज समझ बैठे। मैं समझ रहा हूँ कि एक चीज मान लो नेगेटिव में होती है तो उसको जी हम जी सर। न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही पॉजिटिव ऐड करते हैं। मतलब अगर मैंने जी माइनस सर। फाइव है फॉर सपोज, उसको मुझे अगर प्लस 0 करना हो तो मैं प्लस 5 करूंगा ना। तो अगर +5 जो लेगिंग में हो उसको अगर न्यूट्रलाइज करूंगा तो वो चीज हमें इसके साथ कनेक्ट करूंगा जिसकी ऑलरेडी लीडिंग में हो। तो हमारे पास जो कैपेसिटर का हमें पता है कि वो करंट लीडिंग में होता है और इंडक्टर का लेगिंग में, अगर इन दोनों को कंबाइन किए जाते हैं तो फिर ये एक थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं बनता, मगर काफी हद तक इम्प्रूव होके जो फेज और वोल्टेज के दरमियान, करंट के दरमियान जो फेज वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज होता है वो कम हो जाता है और काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है। ये एक इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर मतलब एक रेजिस्टिव और इंडक्टिव मिला के एक इंडक्टिव लोड बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया जाता है
तो ये जो समझो कि आपके पास पावर फैक्टर जो फेजर डायग्राम बनाया हुआ है, ये वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का करंट है, और ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर का करंट है, और ये इंडक्टर का इनिशियली करंट, इंडक्टर के इम्पैक्ट की वजह से सर्किट का करंट है यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो आपके पास इम्प्रूव होके कैपेसिटर की वजह से अब यहाँ पे ये आ गया, तो ये जो डिफरेंस है ये इम्प्रूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास जो करंट आपके पास हो, इंडक्टिव मतलब पावर फैक्टर हो, तो उसके साथ हम कैपेसिटर्स लगा देते हैं पैरेलल में, ताकि वो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सके। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का ये तरीका है। अच्छा, यहाँ पे दो सिनेरियो दिए बताए हुए हैं। एक तो ये है कि आपके पास सिनेरियो में नो पावर फैक्टर करेक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई भी पावर फैक्टर करेक्ट नहीं हो रहा, उस टाइम 0.795 पावर फैक्टर है समझो। और फिर दूसरे सिनेरियो में आप कैपेसिटर बैंक, ये जो है ना एक शो किया हुआ है कैपेसिटर बैंक, वो कनेक्ट कर देते हैं अपने लोड के साथ पैरेलल में, मतलब इस मोटर के साथ अगर चला रहे हैं तो मोटर के साथ हमने पैरेलल में वो कैपेसिटर लोड लगा दिया। तो अब क्या हो गया कि आपका इम्प्रूव हो गया, पावर फैक्टर 0.95 हो गया, और इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आपके जो है ना यूनिट्स कंज्यूम वो कम हो जाएंगे, और इससे आपको पावर बिजली के बिल में इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जी सर। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब पावर की जी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? पावर की कैलकुलेशन जो है वो कुछ इस तरह की जाती है कि ये जो रिएक्टिव पावर को मैंने कहा था ना Q से शो किया जाता है। तो मिसाल दो, ये इनिशियली Q था, रिएक्टिव पावर था, सपोज करें ये इनिशियली रिएक्टिव पावर 1000 था। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो है कम होके हो जाए 200, इसका मतलब है माइनस में इसमें से आप करेंगे 800, तो सम हाउ 200 ये आपके पास बन जाएगा। अब 200 तक जब पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, ये जो उससे हम निकालते हैं कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपान ओमेगा वी स्क्वायर, इससे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलती है। अभी ये प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉब्लम से हम किस तरह करते हैं। मतलब ये है कि हम जो एक्चुअली पहले वाला रिएक्टिव पावर होता है और जितने पे हमें लेके आना होता है, मतलब आपका पहले जितना था अब उससे कम करके लेके आते हैं, तो वो जो डिफरेंस निकालते हैं, फिर उस डिफरेंस की जो चार्ज निकलती है ना, उस चार्ज से फिर हम जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो आगे आगे प्रॉब्लम में चलते हैं। अच्छा, ये जो है आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, एक 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.75, मतलब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसका आपके पास पावर फैक्टर जो पहले ही 0.75 है, और लिखा हुआ है लेगिंग। वैसे भी मिसाल लो मोटर है, हमें पता है इंडक्टिव लोड है, तो ये लेगिंग में ही होगा। ठीक है, और हेलो, जी सर। अच्छा, अब मोटर है, अब मोटर जो मिसाल लगी उसका पावर फैक्टर जो है 0.75 लैगिंग में, और उसकी इफिशियंसी मोटर की बताते खुद जो है ना अच्छी है, मतलब 100% एफिशिएंट है, अपनी इफिशियंसी न्यू मोटर है समझोगे। अच्छा, अब उसके साथ हमें मोटर के साथ जो एक लगाना है कैपेसिटर बैंक, यहाँ भी लिखा हुआ इन डेल्टा। अब डेल्टा में क्यों करते हैं ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर जो इन डेल्टा कनेक्शन में और वाई कनेक्शन में जब कैपेसिटर बैंक होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस और उनकी जो वोल्टेज का फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, कैपेसिटर बैंक लगाना है और उसको पावर फैक्टर इंप्रूव करना है 0.75 से करके 9.9 तक। अब ये बताइए कि कैपेसिटर्स जो है ना
किस रेटिंग का लगना चाहिए, रेटिंग ऑफ कैपेसिटर। तो फॉर्मूले आपके सामने हैं और इसको पुट करना है। पहले चीजें हम नोट कर रहे हैं, ओरिजिनल पावर फैक्टर ये हो गया, फाइनल पावर फैक्टर जो हमें चाहिए वो 0.9 चाहिए। ये दोनों चीजें हमें लिखती हैं। ये जब दोनों चीजें मिल गई तो पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है आपका cos थीटा के। cos थीटा से मतलब इन्वर्स करके हमने दोनों की एंगल निकाल ली। थीटा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.75 जो कि बनी 41.4। अच्छा, इस तरह cos थीटा 2 क्या है, उसका इन्वर्स करके हमने 0.9 का निकाला, वो है 25.84। आपके पास ये एंगल दूसरी पे आ गई। ठीक है, अब आपके पास मोटर की पावर कितनी है, P इज इक्वल टू 5 किलोवाट, जो एक्चुअल रियल पावर है। P इज फॉर द रियल पावर। तो हम निकालेंगे जो फार्मूला पिछली स्लाइड में ये पढ़कर आए ना, ये QC इज इक्वल टू ये वाला। एंगल्स भी हमें मिल गई हैं, रियल पावर भी मिल गया, तो कैपेसिटर का जो हमें वो लेना है, रिएक्टिव पावर रेटिंग निकालनी है। तो आप निकालेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटर चाहिए, जिस केवीआर कंटेंट से बैग जो की चाहिए, वो होगा आपके पास 1.99 केवीआर, क्योंकि P की वैल्यू पुट की और ये टेंजेंट थीटा 1 और माइनस टेंजेंट थीटा 2 इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पे। इससे अगर हमारे पास QC हमें मिल गया, वोल्टेज हमें पता है और फ्रीक्वेंसी हमें पता हो, तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और हमें एक आइडिया है, मतलब कि नॉर्मली हमारा सिस्टम 50 हर्ट्ज का होता है और आपके पास वोल्टेज जो होते हैं अगर सिंगल फेज हो तो 220 का RMS होता है। तो स्क्वायर करके हम इस तरह कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितनी लेवल का कैपेसिटर लगना चाहिए। अभी तो सिर्फ कैपेसिटर की हमने निकाली है केवीआर रेटिंग। अच्छा, अगर फॉर सपोज यही सेम प्रॉब्लम एग्जाम में दे दूं मैं, बजाय इसको कि आपको कहूँ केवीआर रेटिंग निकालने के, आपको कहूँ कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें, तो निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ मुबशिर। सर तो इंशाल्लाह सर निकाल लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी सर इस पे ना, प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस करें, तभी तो जाके चीजें जी समझ सर। में आएंगी। ठीक है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो चीज दी हुई है एक्स्ट्रा, आप पूछते भी नहीं है कि भाई ये क्यों टाइम एक्स्ट्रा आई हुई है। ये इसलिए कि भाई ये 3 फेज का है और हमें पर फेज जो है ना, हर फेज के कैपेसिटर रेटिंग चाहिए, रेटिंग ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन ईच फेज। तो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 फेज है। तो इस तरह हमारे पास वो एक कैपेसिटर की मदद से हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हमें करने हैं। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा हमारा, तो उसमें यही चीजें डिस्कस होंगी, न्यूमेरिकल्स एज फार एज वो क्विज इज कंसर्न। तो इंशाल्लाह आप देना चाह रहे हैं कल मुझे बताएं, या अभी सुबह? जी, अभी तक किसी में चीज में क्यूरी कोई चीज समझ नहीं आई हो, पूछनी हो तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज का। फिर इंशाल्लाह मैं जो है आपके कल भी लेक्चर्स लूंगा, क्योंकि हमारा जो सर की एग्जाम्पल जो दी थी सर आपने, आगे सर। ठीक है, इसमें तो यही है प्रॉब्लम, जो आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने नोट सर किया, या मुझे स्क्रीनशॉट उसको भेज दीजिएगा, या आपने जो किया हुआ है अच्छा ना मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं इसको बता दूं। अच्छा बाकी जो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला ठीक। है वो यही है, आपने
जो बताया था कि मैक्सिमम डिमांड जी अपॉन कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड में अच्छा जो मैंने एग्जांपल शायद दी थी, ज्यादा मुझे याद आ रहा है, वो मैंने एक वीडियो से शेयर की थी, जो ब्लैक टाइप स्क्रीन हो गई थी ना। नहीं सर, वो स्लाइड में है सर प्रॉब्लम ना, वो डिमांड फैक्टर लोड फैक्टर, तो सर वो डिमांड फैक्टर की एग्जांपल जो है ना आपने दी थी ये है वो एक ना तो। करने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ आपकी स्क्रीन शेयर, ठीक है ठीक है। उसको जी आप जी सर। ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, डिमांड अच्छा फैक्टर का यही है कि मिसाल लो जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड कितनी होती है डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। इसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मिसाल लो आपका घर जी में सर। कनेक्टेड एट ए टाइम 10 फैन लगे हुए हैं, मगर हर वक्त तो 10 फैन नहीं चलते ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिसाल लो आपके किसी भी टाइम में 8 चलते हैं, तो 8 का जो लोड होगा वो हो गया मैक्सिमम लोड, और जो कनेक्टेड लोड हो गया 10 का हो गया, मतलब आपके पास जो 10 जितना फैन लगे हुए हैं वो सारा कनेक्टेड लोड है। तो मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड जो आपके पास लोड है, तो वो ये हो जाएगा आपके पास क्या कहते हैं कि डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो ये जी है सर। फॉर्मूला। आपके पास जो भी कंडीशन है आप उसमें जो मैक्सिमम लोड है वो निकालें और फिर नीचे डिवाइड कर दें उसके साथ कनेक्टेड लोड जो भी है, तो आपके पास मिल जाएगा। अच्छा सही सर। सर मैं फिर ये डिस्कस कर लूंगा सर ग्रुप में ना ठीक है, जो एक भी है बार। जो भी क्यूरी हो जी अच्छी बात है, पूछ लिया करें, इसमें कोई मसला जी नहीं। और उसी टाइम हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और हो सके तो आप लोग ना अपने पास उसकी तस्वीर वगैरह ले लिया करें जो चीज पूछनी हो, ताकि मैं वो यहाँ पे नोट मतलब आप ग्रुप में बेशक मुझे इसी टाइम सेंड कर दिया करें ना, मैं वहां से देख लूंगा, तो मुझे आइडिया हो आप जी पूछना सर। क्या चाह रहे हैं। यहाँ स्लाइड नंबर बता दिया करें कि स्लाइड में फला क्वेश्चन फला था, ताकि मैं देखूं कि आपको प्रॉब्लम किस में आ रहे हैं, एग्जैक्ट इशू किस में है, तो फिर मैं आपको क्लियर समझा सकूंगा उस टाइम। जी सर। सर ये स्लाइड थी सर लेक्चर 3B सर, 3B में सर एग्जाम्पल 2 थी। अच्छा 3B में। जी सर। अच्छा मेरी जो है ना वो खत्म होने वाली है,